सबका स्वागत है बैंक सदैव चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, जिसमें आपको 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो भी कंपाइलेशन है वो एक साथ मिलेगा। तो मैं बहुत टाइम का ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम पूरा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम इधर डिटेल में चीज़ें कवर नहीं करेंगे और 1 से 1.5 घंटे के आसपास ट्राई करूँगा कि पार्ट 1 खत्म हो जाए। पार्ट 1 में नेशनल बैंक अवेयरनेस और फिर लॉन्चेस, ये तीनों चीज़ों को खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहला रीजन बढ़ता है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, जिसको खेलो भारत नीति भी बोला जा रहा है। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2025 का, ये पुराना पॉलिसी था 2001 का, उसको रिप्लेस करेगा। क्या प्लान है इंडिया का? इंडिया का प्लान है कि पहले चीज की ओलंपिक जो होने वाला है 2036 तक इंडिया में है, उसको जो है बूस्ट करने के लिए या तो उसको देखते हुए 5 पिलर जो है NSP 2025 में लाया गया है। ये 5 पिलर के नाम आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं। एग्जाम में आपको ये 5 पिलर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसमें से पिलर नहीं है। तो पहला पिलर क्या है? एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज। दूसरा मिलेगा स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा मिलेगा स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। चौथा मिलेगा स्पोर्ट्स एज अ पीपल मूवमेंट और पांचवा मिलेगा इंटीग्रेशन विद स्पोर्ट्स। टोटल 5 तरह के जो पिलर्स है ये आपको याद रखने हैं। अब हम एक एक करके गो थ्रू करते हैं इसको। पहला तो आपको मिलेगा एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज, मतलब ग्लोबल स्टेज में इंडिया के जो एथलीट है या कोच है उनको जो है बढ़ावा देने के लिए इस पिलर के अंदर के सारी चीजें बोली गई है। कैसे? पहली चीज, जो स्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनको उठाया जाएगा। उनके जो टैलेंट है, जो स्कूल के जो बच्चे रहते हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनको उठाया जाएगा जो स्पोर्ट्स में अच्छे रहेंगे और उनको इलाइट लेवल तक पहुंचाया जाएगा। इलाइट लेवल मतलब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जाएगा। ये पिलर 1 के अंतर्गत कहना है। पिलर 2 के अंतर्गत जो सोशल डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स का फोकस रहेगा सोशल डेवलपमेंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है या स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स है उसमें ज्यादा फोकस रहने वाला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तीसरा जो है सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या? वुमेन में ज्यादा फोकस किया जाएगी, जो गर्ल है उनको भी बढ़ाया जाए। उसके साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो दिव्यांग है, उनको भी जो है स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाए। ये थर्ड पिलर के अंतर्गत कहा गया है। फोर्थ पिलर मिलेगा आपको पीपल मूवमेंट। पीपल मूवमेंट के अंतर्गत जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको डिफरेंट फिटनेस इंडेक्सेस दिए जाएंगे। ठीक है, फिटनेस इंडेक्स दिए जाएंगे स्कूल कॉलेज वर्क प्लेस को, और उनको जो है फिटनेस के लिए जो है ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा अंडर दिस पिलर 4। पिलर 5 के बारे में बात करें तो इंटीग्रेट विद एजुकेशन। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी जो स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया, स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में या तो हमारे स्कूल के टाइम पे। बट हम बात करें कि मेरे टाइम पे या आपके टाइम पे भी हमें उतना स्पोर्ट्स खेलने देते नहीं थे। हमें सिर्फ बोलते कि पढ़ाई करो। बट बोला गया कि जो पिलर 5 है उसके अंतर्गत की एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना है अंडर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। मतलब स्पोर्ट्स को भी जो है स्कूल में रखने के लिए बोला गया। ठीक है, ये जो भी चीजें की जा रही है ये की जा रही है कि 2047, ठीक है, 2047 तक जो है इंडिया जो है टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बन पाए। इंडिया का हालात बहुत खराब है। ओलंपिक में भी देखोगे तो बहुत कम गोल्ड है और बाकी जगह पे भी देखोगे तो कुछ गोल्ड आ पाते हैं, जेवलिंग थ्रो ये सारी जगह पे। बाकी में तो हमारे यहाँ पे गोल्ड आते नहीं है। तो इसी को जो है इंप्रूव करने के लिए ये 5 पिलर लॉन्च किया है बाय द यूनियन कैबिनेट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम के बारे में बात करें, ये टोटल जो ये बजट रखी गई इसके लिए 99,446 करोड़ रुपए रखी गई है और ये 2 लाख करोड़ जो है उसके अंतर्गत से निकाली गई है। मतलब क्या हुआ इसका कि बजट में टोटल 5 स्कीम्स थी। एक था RDI स्कीम, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद था डिजिटल स्किल इंडिया, ठीक है, उसके साथ स्किल इंडिया। तो ये सारे कुछ स्कीम्स थे जो कि बजट टाइम में लॉन्च किए थे। उसमें से एक जो है ELI भी था। मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी था, जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट बोल रही है ये 2 लाख करोड़ से जो है 99,446 करोड़ रुपए जो है ELI स्कीम्स को दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो 3.5 करोड़ जो है नए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट होंगे। और इसको जो है 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक जो है चलने वाला। डिफरेंट स्कीम्स हैं तो वो चलेंगे 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक। ये डेट जो है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो पार्ट ए है जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय होंगे, जैसे आप पहली बार जॉब करने जा रहे हो तो आपको रखा जाएगा। दूसरे जो जॉब दे रहे हैं, जॉब क्रिएटर हैं, उनको पार्ट बी के अंतर्गत रखा जाएगा।
ELI स्कीम के बारे में बात करें, ये 2 साल लंबा जॉब क्रिएशन प्लान है जिसके अंतर्गत जो यूथ है उनको जॉब के अंतर्गत लाया जाए और जो कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर करे, उसके लिए पूरा का पूरा इन्होंने प्लान रखा गया है। अब इसके बारे में पढ़े, जो पार्ट ए के अंतर्गत जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर रहेगा उनकी अर्निंग 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी जो है इसका लाभ ले पाएंगे, इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत बोला गया है कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर रहेगा उनको 15,000 रुपए तक जो है इंसेंटिव दी जा सकती है। ठीक है, पहले इंसेंटिव उनको 6 महीने बाद दी जाएंगी और जब नौकरी करेंगे उसके बाद, और दूसरी इंसेंटिव जो है 12 महीने बाद दी जाएंगी। टोटल प्लान है कि 1.92 करोड़ जो है नए एम्प्लॉयज को ऐड किया जाएगा अंडर दिस पार्ट 1। पार्ट 2 के बारे में बात करें तो पार्ट 2 जो है जॉब्स जो प्रोवाइडर्स हैं उनको दी जाएंगी, और ये जॉब प्रोवाइडर्स वो होंगे या तो जॉब प्रोवाइडर जो है वो एम्प्लॉय जो लेंगे वो 1 लाख से कम सैलरी वाले होने चाहिए, तभी जो है इनको इंसेंटिव मिलेगी। इनको किस तरह इंसेंटिव मिलेगी, अगर ये दो एम्प्लॉय हायर करते हैं, अगर उनकी जो भी एम्प्लॉय है 50 से कम हो तो उस केस में दी जाएंगी, और अगर मिनिमम 5 नए एम्प्लॉय हायर करते हैं, अगर 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो तब उनको इंसेंटिव दी जाएंगे। किस तरह से बात करें कि अगर वेजेस अगर 10,000 से कम है तो उस केस में जो भी कंपनीज रहेंगी उनको 1,000 रुपये करके पर मंथ जो है एज अ इंसेंटिव दी जाएंगी। अगर 10,000 से लेकर 20,000 तक है तो 2,000 रुपये करके पर मंथ जो इंसेंटिव दी जाएंगी, और 20,000 से अगर 1 लाख है तो 3,000 रुपये करके इंसेंटिव दी जाएंगी। बात करें ये नॉर्मली 2 साल के लिए चलने वाला है सारे सेक्टर्स के लिए, लेकिन बात करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वो जो है 4 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ये पार्ट बी वाला जो स्कीम के अंतर्गत लिखा गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो प्लान है कि टोटल 2.6 करोड़ जो है एडिशनल पोजीशन जो है इसके अंतर्गत जॉब क्रिएशन होएगा जब ये इंप्लीमेंट होगा उसके बाद। ठीक है, कब से इंप्लीमेंट होने वाला है, अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक। ये चीज़ ध्यान देना, 2 साल के लिए ये पूरा चलाया जा रहा है। इसका जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर रहेंगे उनको तो डीबीटी के थ्रू दी जाएंगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जाएंगी, और जो एम्प्लॉयर रहेंगे उनको जो है डायरेक्टली जो पैन कार्ड लिंक बैंक अकाउंट रहेगा वहाँ पे दी जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया एक गाइडलाइन जिसके अंतर्गत प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इनके लिए गाइडलाइन लॉन्च किया गया है कि ये अलाउ होगा अब प्राइवेट कंपनीज को भी। अभी के टाइम पे टोटल चार जो है हमारे इधर पीएसयूस मिलने वाली है, जैसे कि एनटीपीसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड, और उसके बाद नेशनल हाइड्रोजन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये टोटल जो है 4 ही कंपनीज ऐसी है जो कि एक तरह से REIA बन सकती है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि REAI है क्या। REAI जो है एक तरह का क्या है, मिडिल मैन है समझो। ठीक है, इसके अंतर्गत मान सकते हो कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है जो कि सोलर पावर प्लांट बनाती है या तो रिन्यूएबल पावर, विंड पावर जो भी है वो बनाती है। तो इनका काम रहने वाला है कि गवर्नमेंट से फंडिंग उठाने का काम रहेगा। एज अ मिडिल मैन की तरह काम करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये गवर्नमेंट से फंडिंग उठाएंगे और वो फंडिंग जो है देंगे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या तो जो सोलर पावर प्लांट जो स्टैब्लिश करेंगे उनको। ठीक है, तो उनको जो पैसे देंगे उसके बदले उनसे ऑक्शन किया जाएगा उनसे। आप जो है ऑक्शन करो, उसके बाद जो भी सस्ते में देगा, मान लेते कोई 3 रुपए करके पर यूनिट दे रहा हो, कोई 2 रुपए करके पर यूनिट दे रहा हो, कोई 1 रुपए करके पर यूनिट दे रहा हो, 1 रुपए तो बहुत कम हो गया, 2 रुपए करके पर यूनिट मान लेते हैं, 2 रुपए करके पर यूनिट दे रहा हो, 3 रुपए 4 रुपए करके दे रहा हो, तो जो सबसे सस्ता होगा वो उठाएगा वो, और उसको बोलेगा कि आप बनाओ, पैसा दिया जाएगा, आप बनाओ जो भी सोलर प्लांट है उसको, और उसके बाद मेरे को जो है इतने में इलेक्ट्रिसिटी दो जो आपने वादा किया है। ठीक है, तो ये चीज रहता है REIA पे। और अब ये जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अदानी हो गया, उसके साथ अंबानी हो गया, ये सब बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, टाटा भी मान सकते हो कि टाटा भी अभी सोलर में अभी बहुत ज़्यादा घुस चुकी है, तो वो सारे भी जो है पार्ट ले पाएंगे, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन लेवल है वो बराबर रहेगा। कुछ कंडीशंस रखे हैं REIA के, वो ध्यान देना। पहली बात कि वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, एज पर कंपनी एक्ट 2013। इसके साथ ही ये कैटेगरी 1 इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग लाइसेंस भी इनके पास होना चाहिए, और मोर देन 500 करोड़ रुपए का इनके पास नेटवर्थ होना चाहिए, तभी जो है ये एलिजिबल है। ये सारी चीजें ध्यान देना आप। ठीक है, एग्जाम में आपको एलिजिबल कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर एग्जाम के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो ये 4 नाम दिए जा रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो है मैंडेट कर दिया है ABS सिस्टम, जो भी 125 सीसी से ज्यादा की बाइक रहती है उन पर, बाइक या स्कूटी 2 व्हीलर जो भी है, उनको बोला गया है कि अगर आपका जो भी बाइक है या स्कूटर है वो अगर 150 सीसी या इससे ज्यादा का रहेगा तो आपको जो है ABS
ऑटोमेटिक लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया गया है 1 जनवरी 2026 से। मतलब अब जो भी कंपनी जो भी बाइक्स बनाएंगी, जो भी स्कूटीज बनाएंगी, अगर वो 150 सीसी से ज्यादा की हो तो उस केस में उनको एबीएस इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया गया है अंडर द गवर्नमेंट रूल। और इसके साथ ही बोला गया है कि जो भी डीलर होंगे उनको बाइक का जो है हेमलेट भी देना पड़ेगा, 2 ठू एक नहीं भाई, 2 देना पड़ेगा। अगर आपके पास घर पे पहले ही पड़ा हो तब भी जो है आपको लेना पड़ेगा 1 जनवरी 2026 से। ये बताया, ये जो बाइक हेमलेट रहने वाला है ये BIS सर्टिफाइड रहने वाला है। BIS सर्टिफाइड आपको नंबर देख याद रखना, ये एग्जाम पूछा सकता है IS 4151 2025। तो ये नंबर याद रखना कि ये हेमलेट जो रहेगा इसके बराबर रहना चाहिए। अब ये स्टेप लिया क्यों जा रहा है? क्योंकि बात करें कि 2 व्हीलर के बारे में तो 2022 में एक डेटा लाया गया था जिसमें बोला जा रहा था कि 44.5% जो रोड एक्सीडेंट है उसकी वजह से जो डेड हो जाती है वो हेड इंजरी से होती है। तो हेड इंजरी के लिए जो है आपको जो है हेमलेट दी जा रही है। उसके साथ एबीएस के बारे में बात करें, अगर आपके बाइक में अगर एबीएस ना हो तो उसकी वजह से स्किड करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एबीएस क्या करता है कि ब्रेक को जो है ना धीरे धीरे लगाता है, ना कि एक बार इंस्टेंट लगाता है। इंस्टेंट लगाता है तो बाइक जो है स्किड कर जाती है, अगर धीरे धीरे लगाया जाए तो स्किड नहीं करता। तो इसी के लिए जो है एबीएस इंप्लीमेंट करने की बात कर रही है बाय दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, इन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी पोस्ट ऑफिस है हमारे इंडिया में उनको जो है अपने पोस्ट ऑफिस के बाहर यूपीआई लगा के रखना पड़ेगा। चलो एक मेरा सिचुएशन लेता हूं, मैं गया था पोस्ट ऑफिस और मेरे को करना था पेमेंट गूगल पे से, क्योंकि मैं जो है पैसे कैरी नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो बोले कि भाई हमको तो कैश ही दो, हमें गूगल पे नहीं चलेगा। तो क्या हो गया, मेरे को वापस घर आना पड़ा और फिर वापस से फिर पैसे लेके जाने पड़े। तो ये सिचुएशन ना हो इसी के लिए जो है ये यूपीआई जो है लगाने के लिए बोला गया जितने भी पोस्ट ऑफिस है सब में 1 अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2025 से ये चीज़ बोली गई है। जितने भी पोस्ट ऑफिस है, एक मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, जितने भी पोस्ट ऑफिस है उतने नहीं, सिर्फ 2 पोस्ट ऑफिस में ये बोला गया है। 1 अगस्त 2025 से 2 पोस्ट ऑफिस आपको याद रखना, मैसूर और बागलकोट जो कर्नाटका में है। अभी इसको पायलट बेसिस पे 2 जगह पे चलाया जाएगा, बाद में इसको नेशनल वाइड पे चलाया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा चांस है कि जाएगा ही 2026 तक, क्या पता मेरे इधर भी ये क्यूआर कोड आ जाए। ठीक है, और आपके इधर भी आ जाए। ये हमारा Q&A PDF है, जिसको भी लेना रहेगा तो 189 रुपीज में ले सकता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स हैं, इन्होंने अभी एक मीटिंग हो रही थी 196 एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मीटिंग, जिसका वेन्यू आपको शिमला हिमाचल प्रदेश मिलने वाला है। कुछ मेजर इनिशिएटिव लिए गए या कुछ मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं, हम उसको एक एक करके कवर करते हैं। पहला तो आपका अनाउंसमेंट मिलेगा स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये पहले भी स्कीम चल रही थी, इसको भी री लॉन्च किया गया है। ये कैसा स्कीम है, अब देखो जो ESI रहता है उसके बारे में थोड़ा कुछ हम समझ लेते हैं। अब कोई भी अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉय है, ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड हो गया, जोमेटो का ले नहीं सकते, वो गिग वर्कर्स रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हो गया या कोई घर का जो सर्वेंट हो गया, ऐसा कुछ ले सकते हो। ठीक है, तो उनको जो है ESI के अंतर्गत कंपनीज को रखना पड़ता है। अगर वो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तब नहीं, अगर वो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो उस केस में उनको जो है ESI के अंतर्गत जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। लेकिन कंपनीज क्या करती है ना, उनका आप भी अगर आपके इधर कोई चौकीदारी रहेगा जो गार्ड कर रहा रहेगा, तो अगर आप उनसे पूछोगे कि आपके पास जो है ESI का मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो नहीं बोलेगा, ज़्यादा चांस है, क्योंकि कंपनी जो है नहीं जो है ESI के अंतर्गत रखना चाहती है लोगों को, क्योंकि उसके बदले उनको पैसे देने पड़ेंगे ESI को। ठीक है, क्योंकि ESI भी तो फ्री में काम नहीं करेगा ना, उनको पैसे दोगे तभी तो वो फैसिलिटी देगा। तो कंपनी क्या करती है, तो रजिस्टर नहीं करती। तो बोला गया है कि जो भी कंपनी जो रजिस्टर नहीं करके रखी है और बिना फाइन के अगर वो बताना चाहिए कि हमने जो है गलती की है या जो भी चीजें हैं, तो वो करा सकती है अंडर दिस जो पहला स्कीम है इसके अंतर्गत। ठीक है, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स के अंतर्गत। दूसरा जो स्कीम मिलेगा वो मिलेगा एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम 2025 के बारे में बात करें तो ये, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया आपको बताने के लिए, ये जो बताया गया कि आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा, ये जो है टोटल 6 महीने के लिए एप्लीकेबल है। 6 महीने के बीच में जो भी कंपनी जाना चाहे वो ESI के पास जा सकती है और बोल सकती है कि हमने ये गलती की है और हमारे ऊपर कोई फाइन मत लगाओ, जो रुपए हैं हम देने के लिए रेडी है। तो वो जो टाइमलाइन आपको रखना है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक जो है ये डेट के बीच में जो है कंपनी जा सकती है। दूसरा जो मिलेगा आपको NST स्कीम। NST स्कीम के बारे में बात करें, जैसे कि अगर बात करें कि कंपनी ने अगर पैसे जमा नहीं दिए तो उनके ऊपर कोर्ट केस भी होता है।
ठीक है। तो वो कोर्ट केस ना हो और फिर हैवी पनिशमेंट ना हो तो उस केस में कंपनी जो है एनएसटी स्कीम के अंतर्गत ईएसआई के पास जा सकती है और जो भी पैसा है वो दे सकती है। इसका डेट रखा है 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026, मतलब टोटल 1 साल का इसके लिए टाइमलाइन रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको सिंप्लीफाइड डैमेज फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत पहले क्या था कि मैंने इसका बताया कंपनी को जो है पैसे देने पड़ते हैं ईएसआई को, तो वो पैसे जो है देख सकते हो कि पहले क्या था 25% करके पर ईयर देने पड़ते थे, जो भी उनका रेवेन्यू है उसके हिसाब से। अब जो है 1% करके पर मंथ, मतलब 12% करके पर ईयर देना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसकी से जो कंपनी है उनके पास बर्डन कम हो। नेक्स्ट चलते हैं रिवाइज आयुष पॉलिसी। आयुष पॉलिसी के अंतर्गत ईएसआई के अंतर्गत अब तक जो था वो कुछ चीजें जैसे कि होम्योपैथी, फिर योगा, आयुर्वेदा, फिर यूनिटी, ये सारी चीजें नहीं थी। तो अब ये जो है आयुष पॉलिसी के अंतर्गत ये सारी चीजें भी लाई जाएंगी। नेक्स्ट चलता नेक्स्ट आ रहा है, अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जाएगा, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसकी वजह से जो रूरल या तो जो सेमी अर्बन एरियाज रहती है वहां पे पहुंच सकते हैं, तो वहां पे भी जो है ईएसआई पहुंचने की कोशिश कर रही है बाय यूजिंग चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल के द्वारा ये पहुंचेंगी, ऐसा कुछ कहना है अंडर दिस 5th पिलर। 6th पिलर के बारे में बात करें तो अमेंडमेंट इन राजीव गांधी सामरिक कल्याण योजना के अंतर्गत अगर मान लेते कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने कुछ काम किया 3 साल 4 साल काम किया कोई कंपनी के अंदर, उसके बाद वो बाहर निकल गए, उनको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, अब उनके पास नौकरी नहीं है, तो वो जो है 12 महीने के अंदर जो है ईएसआई के पास जा सकते हैं कि मेरे पास कुछ नौकरी नहीं है, मेरे को कुछ मदद दीजिए, तो वो बाद में जो है वो हेल्प कर सकती है जॉब ढूंढने में या जॉब देने में। तो ये जो है कहना है अंडर दिस 6th पिलर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये सारी चीज़ तो ऐसी हैं। हाँ, अब बढ़ते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा, बस थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट बताया गया था, बट मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, कितने टर्नओवर है, क्या इसका की फीचर्स है, ये सारी चीज़ें बता दी। पहली चीज़ बात करें पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट का जो है लाभ लेना चाह रहे हैं, रिटायरमेंट से पहले जो नौकरी कर रहे हो अगर वो रिटायरमेंट का लाभ लेना चाह रहे हैं वॉलंटियर बेसिस पे, तो वो ले सकते हैं। टोटल 15 साल तक पैसे जमा कर सकते हैं, 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। अगर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो 7.7% है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करें तो 4% है। सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में बात करें तो ये 60 के बाद जिनका एज हो जाता है वो 5 साल तक पैसे जमा कर सकते हैं। ये जो है 8.2% है, इंटरेस्ट जो इसमें क्वार्टरली दी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करें इसमें 8.2% है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, तो ये क्या रहता है कि इसमें मंथली बेस पे पैसे मिलते हैं, तो इसमें अगर देखोगे तो इंटरेस्ट रेट 7.4% मिलेगा आपको। फिर किसान कल्याण पात्र के अंतर्गत 7.5% मिलेगा। महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट के अंतर्गत 7.5% मिलेगा। तो ये डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है, ये आपको पूछा जा सकता है। बाकी चीजें मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके रखी है, अगर कभी आपको स्कीम पूछ ले स्टैटिक बेस पे तब भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे डिटेल में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब चलते हैं फर्स्ट डे न्यूज के ऊपर। ये बच्चा देख सकते हो सिर्फ 6 साल 9 महीने का है, सिर्फ 6 साल 9 महीने का है, और ये रशिया का सबसे टॉपेस्ट जो माउंटेन है वहां पे चढ़ गया है। अब मुझे एक बात बताओ, आप तो 6 साल में थे, क्या कर रहे थे, ठीक है। मैं तो बता नहीं सकता, मेरे को हंसी आ जाएगी, चलो छोड़ो। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो बच्चा है इसका नाम आपको याद रखना है, तलबीर सिंह, जो कि पंजाब से आते हैं। ये यंगेस्ट बने हैं जो कि रशिया का जो माउंटेन है माउंट अल्ब्रिस में जो है ये चढ़े हैं, ठीक है। तो इनको जो सर्टिफाई किया गया था माउंटेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्पोर्ट्स टूरिज्म फेडरेशन जो रशिया में है इसके द्वारा, और इन्होंने ये जो बच्चा है इसने जो है 7 साल 3 महीने का एक रिकॉर्ड था, जो महाराष्ट्र से एक और बच्चा आता था 2024 में, इसने रिकॉर्ड तोड़ा था, वग्गा करके नाम था, तो उसका जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका नाम भी आपको याद रखना है। ये पीक देख सकते हो 5642 मीटर का जो है पीक था, और ये पीक जो है चढ़ के इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, इस बच्चे ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन दिया। बहुत बड़ी बात है यार, 6 साल का बच्चा इतना कुछ कर रहा है यार। आजकल हमें देखो, हम इधर क्लास कर रहे हैं, आपको देखो आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 6 साल का बच्चा माउंटेन चढ़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करें, ये पहली कंपनी बनी है जिन्होंने 15,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो क्रॉस किया गया है, ठीक है। तो ये जो है गुजरात में कबडा जो है, स्पेलिंग सही बोल रहा हूँ ना, प्रोनाउंसिएशन, खवदा जो भी है, ये चीज गुजरात में जो है इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। टोटल जो है 15,000 मेगावाट का जो प्लांट है, इसे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है।
नेक्स्ट चलते एक इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको। श्री नाम के बारे में बात करें, यहाँ पे डिक्लेयर कर गया है पहला अमेजोन नेशन जो कि मलेरिया फ्री है। ये WHO ने डिक्लेयर किया, ये चीज आपको ध्यान देना है। पहला मलेरिया फ्री नेशन जो बना है अफ्रीका का, अमेजोन नेशन का, सॉरी अफ्रीका का नहीं, अमेजोन नेशन में, वो आपको श्रीराम बनने वाला। टोटल 46 कंट्रीज और एक टेरिटरी ऐसी है जो कि WHO ने डिक्लेयर किया, उसमें से एक आपको ये मिल जाएगा। और किसको डिक्लेयर किया जाता है मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट, किसको दिया जाता है? जो कि 3 साल से एक भी मलेरिया ट्रांसमिशन नहीं हो रहा हो, उसको जो है ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला QR बेस हाउस एड्रेस सिस्टम बनाया गया है बाय दी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये क्या चीज है? अब मान लो आपका घर है, आपके घर के बाहर जो है आपके पापा का नेम प्लेट लगा रहेगा, तो वहां नेम प्लेट में जो है आपको QR कोड दे दे तो कैसा रहेगा? QR कोड दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो भी डेटा है वो उस QR कोड के अंतर्गत रहेगा। अब कोई भी पर्सन है वो स्कैन करेगा QR कोड, गवर्नमेंट का बंदा हो सकता है या कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है, तो QR कोड स्कैन करेगा, जिसके बदले आपके पापा का नाम, इसके बाद आपके पापा की प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पापा ने टैक्स कब से कब तक नहीं दिया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। ठीक है, तो ये QR कोड कुछ ऐसे रहने वाला है, इसके अंदर जो घर का नाम ये सब रहेगा। ये लॉन्च करने वाली पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। पायलट बेस पे अभी इसको सुदामा नगर में चलाया जाएगा, वार्ड 82 में चलाया जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सी फ्लड। सी फ्लड क्या है? सी फ्लड इंडिया का पहला यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि 2 दिन पहले ही आपको फोरकास्टिंग बता दी जाएगी। अगर बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उड़ीसा का ले लेते हैं। ठीक है, उड़ीसा में फ्लड आने वाला है, तो फ्लड आने से 2 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि यहाँ पे फ्लड आने वाला है, तो बंदे जो है पहले ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये एक एडवांस सिस्टम होने वाला है जिसका नाम इन्होंने सी फ्लड रखा है, और इसको जो है डेवलप किया गया है बाय सीडैक और फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि इसरो का एक आर्म है, प्राइवेट आर्म है। ये तीनों मिलकर जो है इसको डेवलप किया गया है। फेज 1 में उड़ीसा के आसपास ही देख सकते हो, महानदी, गोदावरी और तापी में चलाया जाएगा, बाकी बाद में इसको कवर किया जाएगा, बाकी रिवर्स को इसमें बाद में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर। ग्रीन डेटा सेंटर जो है ये बन रहा है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में साहिबाबाद जो है यहाँ पे बनने जा रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ रुपए लगने का बोल रहे हैं गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला लोकली डिजाइन SSD पता होगा आपको, हार्ड डिस्क HSD और फिर SSD। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है SSD ड्राइव जो है बनाया है मिफी मतलब माइक्रोमैक्स, और फी का मतलब क्या हुआ? फी का मतलब हो गया आपका फाइजन। ठीक है, माइक्रोमैक्स तो इंडिया कंपनी है और फाइजन जो है ताइवान की कंपनी, दोनों मिलकर जो है इंडिया का पहला SSD ड्राइव बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई ना। इंडिया का पहला सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन, ये इधर आनी चाहिए थी, ये इधर आनी चाहिए थी। इंडिया का पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस जो है बनाया गया है बाय ATL हैदराबाद के द्वारा, और ये जो इसकी सर्विस है वो रोल आउट होने वाली है 2028 तक, 28 से। तो ये क्या काम करने वाली है? जैसे कि आपने देखा होगा स्टारलिंक सैटेलाइट क्या बोलता है? स्टारलिंक सैटेलाइट बोलता है कि आपका जो डिश एंटीना है वहां से जो है आपका इंटरनेट चल पाएगा, और ये जो इंटरनेट का सुविधा है वो सैटेलाइट के थ्रू दी जाएंगी। बट बात करें स्टारलिंक सैटेलाइट, देखिए स्टारलिंक सैटेलाइट किसके? एलोन मस्क की है। उसके बाद बात करें अमेजॉन की क्रूपर। ठीक है, ये सारे सैटेलाइट के बारे में बात करें तो ये सारे सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि इनको मल्टीपल सैटेलाइट रखना पड़ेगा एक जगह को कवर करने के लिए। मान लेते हैं इंडिया को कवर करने के लिए इनको मल्टीपल सैटेलाइट रखना पड़ेगा। लेकिन बात करें जो ATL जो सैटेलाइट बना रही है, प्राइवेटली ओन सैटेलाइट जो बना रही है, ये जो है ब्रॉडबैंड सर्विस देंगी, लेकिन इसको रखा जाएगा GEO में। ठीक है, अगर बात करें लो अर्थ ऑर्बिट, वो आपको 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक मिलेगा, लेकिन GEO की बारे में बात करिए 35,000 से भी ज्यादा के ऊपर मिलता है। तो इसके से एक सैटेलाइट रखने से या 2 सैटेलाइट रखने से ही पूरा इंडिया का कवरेज हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे लेटेंसी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो स्टारलिंक वाला सैटेलाइट है। लेकिन ये चीज़ आपको इतना ध्यान नहीं रखना, इतना याद नहीं रखना, याद रखना कि जो प्राइवेट सैटेलाइट है इंडिया का पहला वो ATL बनाने जा रही है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसको WHO का गोल्डन टायर स्टेटस मिला है। अब ये गोल्डन टायर स्टेटस है क्या? अगर बात करें HIV की, HIV जो है मदर टू चाइल्ड भी फैलता है, तो अफ्रीका पहली कंट्री, अफ्रीका फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी है। आपको याद रखना है
बोट्सवाना पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जो कि ये ट्रांसमिशन रोकने में सफल हो गई है। इसके बारे में रिकॉग्नाइज किया गया था बाय WHO और इसके साथ ही UNAID और यूनिसेफ ने भी रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, ट्रिपल पार्टनरशिप करके इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। आपको बस अफ्रीका का जो नाम है बोट्सवाना, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके साथ किसके ने रिकॉग्नाइज किया ये चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला मरीन टाइम सेक्टर NBFC बनाया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है सबरीमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये इंडिया का पहला NBFC है जो कि मरीन टाइम सेक्टर के लिए बनाया गया है। जो शिप है या तो देख सकते हो कि शिप है, ठीक है, या तो कंटेनर है, इसके लिए जो है पैसे वैसे जो है दिए जाएंगे अंडर दिस इनिशिएटिव। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे ने बताया गया था। ठीक है, और ये क्या है, ये एक तरह का मिनी रत्ता कैटेगरी 1 के अंतर्गत आती है जो कि सेंट्रल लेवल पे PSU है। ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। इसको जो है रजिस्ट्रेशन जो है RBI के द्वारा दिया है NBFC का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा बनाया गया पंजाब में, और इसके बारे में या तो इसको बनाया गया है भूपेंद्र सिंह सिंधु के द्वारा जो कि बिल्डर हैं इसको डिज़ाइन किया गया था सॉरी भाई इकबाल सिंह, याद रखना इकबाल सिंह ने इसको डिजाइन किया था। टोटल 3 महीने में जो है ये वुडन जो है लग रहा तो गोल्डन टेम्पल है वैसे, लेकिन ये वुडन टेम्पल है। ठीक है, ये वुडन टेम्पल जो है बनाया गया था। नेक्स्ट आ रहा है, रशिया जो है पहली कंट्री बनी है जिसने रिकॉग्नाइज किया तालिबान गवर्नमेंट को। ठीक है, तालिबान के बारे में बात करें, तालिबान जो है एक्टिवेट हो गई थी जब US की आर्मी अफगानिस्तान से वापस चली गई थी। जब तक US की आर्मी थी तब तक तालिबान जो है एक्टिवेट नहीं था। ठीक है, तो तालिबान एक्टिवेट हुआ जब US की आर्मी चली गई, तब से कोई भी कंट्री तालिबान उसके बाद तालिबान ने क्या किया कि अफगानिस्तान को जो है पूरा कब्जा कर लिया, और अफगानिस्तान में भी तालिबान की गवर्नमेंट है। तो तालिबान की गवर्नमेंट को कोई भी कंट्री जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता अब तक, लेकिन रशिया जो है पहली कंट्री बनी है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, और इसके बारे में रशिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अफेयर्स के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो छोटा सा न्यूज है। इसके साथ ही जो गुल हसन 2 बार हसन है, तो ये जो है अपॉइंट किए गए हैं तालिबान के एम्बेसडर भी रशिया में। ये चीज भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर पढ़े, तो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग इसके साथ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 1 बिलियन रुपए दिए हैं अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए। ठीक है, इसमें से जो 1 बिलियन मिलेगा आपको 750 मिलियन जो है वो एज अ रीफाइनेंसिंग के तौर पे मिलेगा। रीफाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि जो पुराना लोन है उसको चुकाने के लिए एक नया लोन लिया जाए। ठीक है, तो पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लिया जाए, उसके अंतर्गत 750 मिलियन जो है इन्होंने लोन लिया है। दूसरा 225 मिलियन जो है एक तरह से एडिशनल फंड भी रखा गया है, ये पूरा मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको बिल्ड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े तो एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो बेल्जिंग चाइना में है, इसमें आदित्य बिरला कैपिटल जो कि एक तरह से NBFCs है, इनको जो है पैसे दिए गए हैं टोटल 1301 करोड़ रुपए। ठीक है, एक जो रुपए हैं ये एज अ 1300 रुपये दे देते हैं, 1301 रुपये क्यों दिए हैं, 1301 करोड़ रुपये दिए हैं। तो 3 साल का जो है इसका टर्नओवर रहने वाला है, इसे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिब्रेशंस के ऊपर बढ़ते हैं, तो जैन लीडर आचार्य जी महाराज हैं, इनका भी 100 भी मान सकते हो कि क्या था, ये एनिवर्सरी था, आई थिंक सेंचुरी था। ठीक है, सेंचुरी जो है बनाया जा रहा था, और इसके द्वारा जो है धर्मा चक्रवर्ती जो है ये भी दिया गया है बाय PM मोदी, और उसके साथ आचार्य महाराज का जो एक मान सकते हो कि बायोलॉजिकल वॉल्यूम भी रिलीज किया गया है। 100 रुपये का एक कॉइन भी रिलीज किया, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 50वीं ईयर सेलिब्रेशन हो रही थी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका अमित शाह जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभाल रहे इन्होंने किया था। ठीक है, ये सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन में आपको मोस्टली आपको पूछा सकता है कितने साल हो गए हैं, उसके साथ किसने जो सेलिब्रेट किया, ये चीज़ें पूछी जा सकती है, और कुछ छोटे चीज़ें पूछी जा सकती है कि जैसे कि हिंदू जो ये चीज़ लिखी है वॉलंटरी रिप्रेजेंटेटिव जो बनाया गया, ये पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना ही पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट चलता है ओल्ड वर्सेस न्यू। हाँ, ये क्वेश्चन पूछने में बहुत कम चांस है, तब एक बार पढ़ लेते हैं। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम चेंज करें, अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है। बस ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है, और ये जो है केरला में है। ठीक है, ये सेंचुरी केरला में, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है इसका नाम चेंज करके मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। ठीक है, तो मनमोहन सिंह के बारे में बात करें तो मनमोहन सिंह को बहुत कम जगह पे रिकॉग्नाइज किया गया जिस तरह इन्होंने काम किया है। ठीक है,
मानता हूँ कि ये चुप रहते थे, लेकिन बात करें कि इन्होंने फाइनेंशियली बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये खुद ही एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। ठीक है, इंडिया में जब फाइनेंशियल सिचुएशन था 2008 में, तभी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन इनके ऊपर आपको देखिएगा कहीं पे रास्ते में नाम नहीं है, ना ही इनके ऊपर कोई इंस्टीट्यूट पे नाम नहीं है। लेकिन ये देख के मेरे को खुशी हुई कि बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी ने जो है मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी के नाम पे रखा गया है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ, मैं मनमोहन सिंह एज अ पर्सनैलिटी की तरफ से हूँ। ठीक है, मैं इनको एज अ पर्सनैलिटी की तरफ मानता हूँ कि इन्होंने चुप रहते हुए भी इतना मतलब साल जो है कंट्री को चलाया है। ठीक है, डेफिनेटली यार इंदिरा गांधी का तो इन्फ्लुएंस था ही इनके ऊपर, सॉरी सोनिया गांधी का इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, लेकिन तब भी इन्होंने जो इनका जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसके बेस पे इन्होंने बहुत सही से डिसीजन लिए हैं। अगर आपको कभी इनके बारे में पढ़ने मिलेगा तो डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपना नाम चेंज करके सावित्रीबाई फुले रख दिया गया है। ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रख दिया गया है। ठीक है, क्यों? जो फुले जी थे 90 एनिवर्सरी इनका बन रहा था, तो इनको ऑनर करते हुए ये चीज़ की गई है। ठीक है, अब हमने पूरा नेशनल अफेयर्स पढ़ लिया 30 मिनट के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, और मुझे थोड़ा पानी पीने का टाइम दो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई न्यूज़ पहले कवर करेंगे। थोड़ा पानी पी ले, उसके बाद वापस पढ़ाता हूँ मैं आपको। अब भी थोड़ा रेस्ट ले लो। चलो आरबीआई न्यूज़ में पहले पढ़ते हैं। ठीक है, आरबीआई ने डायरेक्ट किया है जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, कॉर्पोरेट बैंक है, कि इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या इनको अपने सिस्टम में जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है क्या? ये एक तरह का रियल टाइम मोबाइल नंबर रिस्क डिटेक्शन सिस्टम है। अब आपके मोबाइल में कोई फ्रॉड का नंबर आ रहा है, ठीक है, कोई फ्रॉड या तो कोई स्कैम का नंबर आ रहा है, तो पहले ही डिटेक्ट किए जाएंगे। ये चीज बैंक को इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, बैंक, पेमेंट बैंक, ये सबको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया कि अगर कोई बैंक वाला बन के फ्रॉड करने की कोशिश करे तो वो पहले ही पता लग जाए और उस नंबर को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाए, जैसे कि मीडियम, हाई और वेरी हाई फ्रॉड रिस्क पर। अब ये डेटा देगा कौन? ये डेटा बताएगा कौन कि कौन सा जो है मोबाइल नंबर मीडियम है, हाई है या वेरी हाई रिस्क है? तो इसके बारे में जो है बताया जाएगा बाय नेशनल क्रिमिनल रिपोर्टिंग पोर्टल, जहां पे अगर कोई क्राइम होता है, आपके साथ भी कोई क्राइम होता है, तो आप यहां पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ये बताएगा। इसके साथ जो चक्षु प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा बताया जाएगा। इसके साथ ही जो बैंक का इंटेलिजेंट है, एनबीएफसी का इंटेलिजेंट है या यूपीआई का इंटेलिजेंस है, यहाँ से चीजें ली जाएंगी और उसके बाद जो है डेटा कलेक्ट करके मोबाइल नंबर को जो है डिफरेंट लिस्ट में रखा जाएगा, मीडियम, हाई, वेरी हाई। अगर वेरी हाई फ्रॉड रिस्क पे हुआ तो वो सीधे के सीधे मोबाइल नंबर, अगर आपको फोन आया तो सीधे कट जाएगा। ठीक है, ये जो है डेवलप किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा। और जो भी नंबर वेरी हाई रिस्क में रहेगा उसको जो है रखा जाएगा मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट पर। और ये नंबर जो है सीधे के सीधे, जो भी नंबर इस लिस्ट के अंदर आएंगे वो सीधे के सीधे जो है कट जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ अगर ये नंबर आया तो इसी के साथ एक वार्निंग अलर्ट बैंक को चले जाएगा और उसके साथ ही बैंक को अगर मैसेज आ भी गया, बैंक को अगर फोन आ भी गया, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में अगर फोन आ भी गया, ये देखो यार, ये सिस्टम जो है ना दोनों के लिए एक साइड से बना हुआ है। ठीक है, बैंकिंग के लिए बना है और फिर नॉर्मल पर्सन के लिए बना है। अगर मान लेते कि बैंक को अगर फोन आया वैसा कुछ कि मेरे को ये ट्रांजेक्शन करके दो ये समथिंग, तो वो जो है डिले करेगा, बैंक जो है उस वाले नंबर को डिले करेगा चेकिंग करने के लिए। ठीक है, चेकिंग करने के लिए उसको डिले किया जाएगा। अर्ली एडॉप्शन के बारे में बात करते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, पीएनबी, इंडियन पोस्ट बैंक, ये सारे मिलने वाले हैं। और एफआरआई के बारे में ऑलरेडी बता दिया। एफआरआई सिस्टम के अंतर्गत जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको इंडिकेट करना पड़ेगा और ये जो है डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म के साथ भी इंडिकेट करेंगे। और अगर कोई मैसेज वैसेज आ गया या फोन वोन आ गया तो वो कस्टमर को अलर्ट करने का काम करने वाला है। और कोई अगर हाई रिस्क नंबर हुआ तो वो रहेगा मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट पर, जिसकी वजह से वो मोबाइल नंबर सीधे के सीधे कट जाएगा। ठीक है, और अगर हाई रिस्क ट्रांजेक्शन हुआ कोई तो उस केस में उसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ इस न्यूज़ में कहना है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा न्यूज़ है यार। चलो, आरबीआई ने रिलीज किया फाइनल गाइडलाइन टू रेगुलेट ऑनबोर्डिंग एंड मॉनिटरिंग एटीओस। ठीक है,
एटीओस क्या रहता है उसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। इसको इफेक्ट रहेगा 1 जनवरी 2026 से, इसका डेट याद रखना। ये जो है चीजें की गई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं एटीओ क्या रहता है। एटीओ मतलब आधार अनेबल टच पॉइंट ऑपरेटर, ठीक है, आधार अनेबल टच पॉइंट ऑपरेटर जो कि बैंक एक्वायर कर सकता है, और इसके अंतर्गत जो आधार कार्ड और फिर जो ओटीपी या तो बायोमेट्रिक के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपको सिर्फ एक फ़ोन चाहिए होता है, जो एजेंट रहेगा बैंक का उसको सिर्फ फ़ोन चाहिए होगा, उसके साथ बायोमेट्रिक के लिए जो है एक थंब इम्प्रेशन वाला चीज़ चाहिए होगा, यार तो ओटीपी मांगना पड़ेगा पर्सन से। उसके बाद वो पर्सन जो है डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकता है, इवन बैलेंस भी चेक कर सकता है, ठीक है। और जो ये एटीओ है या तो जो आधार ऑपरेटर टच पॉइंट ऑपरेटर हैं, जो एजेंट रहने वाले हैं, एजेंट के बारे में नहीं बात करते, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है, इसको जो है एनपीसीआई ऑपरेट करेगा, ये समझना। और जो ऑपरेटर होने वाले हैं, जो टच पॉइंट ऑपरेटर होने वाला है, वो एजेंट होंगे। वो एजेंट जो है बीसीस भी हो सकते हैं, बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग का नाम आपने सुना होगा, जो कि दुकानदार, राशन शॉप यहाँ पे बैठते हैं और बैंक का जो है वो डिफरेंट काम कर सकते हैं। बीसीस के पास ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि एटीओ के बाद मैंने आपको बताया कि एटीओ जो रहता है उसको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन जो बीसीस रहते हैं इनके पास एक प्रॉपर मशीन होनी चाहिए। एक मिनट में आपको मशीन दिखा दी देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को। मेरे पास बैंक का मशीन पड़ा है, ये आपको पता होगा पॉज मशीन होता है ना, पॉज मशीन देखा होगा आपने ऐसा, ठीक है। तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ऐसे पॉज मशीन टाइप ही रहता है जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग रहता है इनके पास भी। और ये बैंक को हर बार इनको देना पड़ता है, ठीक है, इनको देना पड़ता है, उसके बाद ये यूज़ करता है। तो ये मशीन ना देना पड़े तो इससे बेटर है कि मोबाइल फ़ोन तो यार सबके पास है ना, तो एटीओस बना दिए गए, मोबाइल फ़ोन दे दिया, ओटीपी के थ्रू आप पैसे निकालो, अब चिंता ही खत्म। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन लॉन्च किए गए हैं, इसको हम कवर करते हैं, ठीक है, एक एक करके कवर करते हैं क्या गाइडलाइन है। तो जो भी एक्वायरिंग बैंक है जो ऑनबोर्ड कर रहे हैं एटीओस, उनको चेक करना पड़ेगा कि उनका केवाईसी पहले होके रखा है कि नहीं एज अ बीसी या तो सब एजेंट, क्योंकि जो बीसीज हैं, जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट है, वो भी एटीओस की तरह बन सकते हैं, ठीक है, वो भी एटीओ बन सकते हैं। तो अगर उनका केवाईसी पहले से करा रहेगा तो वो अपना ऑपरेशन चालू कर सकते हैं एज अ एटीओ, अगर नहीं करा रहेगा तो उनको फ्रेश केवाईसी करना पड़ेगा एज पर आरबीआई गाइडलाइन मास्टर एक्शन 2016 के अंतर्गत। अगर बात करें एटीओस की, तो एटीओस जो है एक्वायरिंग बैंक जो रहेंगे वो एक ही एटीओस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या एटीओ जो है अगर एसबीआई के साथ पार्टनर कर लिया तो दूसरे बैंक के साथ पार्टनर नहीं कर सकता, और इनके ऊपर जो है कंटिन्यूअसली बैंक के द्वारा जो है मॉनिटर रखी जाएंगी। अगर बात करें कि एटीओस अगर 6 महीने तक इनएक्टिवेट रह गए तो उनको वापस से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अंडर द मास्टर डायरेक्शंस जो भी है आरबीआई का 2016 के अंतर्गत। अगर उनका जो भी ऑपरेशन है वो एक्टिव रहा तो उनका कंटिन्यूअसली ऑपरेशन रख सकते हैं, और उनका जो भी चीज़ है वो बैंक जो है मॉनिटर कंटिन्यूअसली उनके ऊपर करते रहेगा। इनके ऊपर लिमिट भी रखा जाएगा कोई एटीओस के ऊपर कि आपके पास इतना लिमिट है, आप इतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है अंडर दिस न्यूज़। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ये जो है पूरा का पूरा सर्कुलर है, ठीक है, ये सर्कुलर आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से मैंने पूरा का डिटेल जो है सिंपल फॉर्म में करने की पूरी कोशिश की गई है। अगर कुछ डाउट है तो सर्कुलर एक बार पढ़ के देख लेना। नेक्स्ट वापस एक सर्कुलर किया है, आरबीआई ने बैन किया है प्री पेमेंट पेनल्टी ऑन फ्लोटिंग रेट लोन फॉर एमएसई। एमएसएमई नहीं है, एमएसई है। एमएसई मतलब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो है उनको जो भी लोन जो लेते हैं ये, उसके बाद अगर वो प्री पेमेंट करना चाहे, मतलब उनके पास पैसा आ गया, अब 10 लाख रुपए का लोन लिया है, उसके बाद उनके पास पहले पैसा आ गया 5 लाख रुपए आ गया और वो चाह रहे हैं कि हम लोन जो है पूरा चुका दे, तो उसके बदले बैंक जो है ना कुछ पेनल्टी लगाती है, 1%, 2%, 1%, 1.5%, आधा परसेंट, मतलब 0.5%, तो ऐसे पेनल्टी लगाती है। तो आरबीआई के द्वारा बोला गया है कि जो एमएसई रहेगा, एमएसएमई नहीं रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। एमएसई और एमएसएमई में फर्क होता है। एमएसएमई में होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एमएसई होता है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। तो जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज रहेंगे उनको जो है ये प्री पेनल्टी लगाने के लिए मना किया गया है बाय दी आरबीआई। पहले क्या था, पहले था कि अगर 50 लाख रुपए तक अगर लोन ले रहा है कोई बंदा, उसके बाद अगर वो प्री पेमेंट करना चाह रहा तो उसके ऊपर पेनल्टीज पहले से नहीं लगती थी। कौन कौन से बैंक्स पे, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, आरआरबीज होंगी, फिर थर्ड टायर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया, स्टेट कोऑपरेटिव या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, या एनबीएफसी जो मिडिल लेयर में है। लेकिन इसके अंदर देखोगे तो कोई भी कमर्शियल बैंक के बारे में नहीं लिखा गया, तो अब कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी के जो अपर लेयर है वो भी जो है इसके अंतर्गत इंक्लूड हो गया, तो इनके ऊपर भी बोला गया कि आप कुछ पेनल्टी नहीं लगा सकते। अब बढ़ते लाइसेंस के ऊपर। तो ये पहली यूएई की हमारे इंडिया में अपना बैंक जो है स्टैब्लिश किया गया है, जिसका नाम
मशरुक करके है, कुछ अजीब से नाम है। तो इन्होंने अपना पहला बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट जो है IFC गिफ्ट सिटी गांधीनगर में खोला गया है। अभी का टाइम पे इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल और फाइनल अप्रूवल में फर्क होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब क्या होता है, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड, तो इनको पहले दे के चेक करेंगे काम कर पाते हैं कि नहीं, उसके बाद जो है इनको फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दी जाएंगी। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है इनिस्टिफी एक गोवा बेस्ड फिनटेक कंपनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर बनाया गया बाय द RBI, और ये पहली गोवा बेस्ड कंपनी बनी है या तो फिनटेक कंपनी बनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला। अब पेमेंट एग्रीगेटर बन गए तो क्या कर पाएंगे, ये जो डेबिट कार्ड का पेमेंट है, UPI का पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, वो सारे कर पाएंगे। और ये एक तरह से मिडिल मैन या तो बीच में रह के जो है सेलर और बायर को पेमेंट करने में हेल्प करने का काम रहेगा। ये एक तरह से डिजिटल कैशियर के तौर पे इसको मान सकते हो। और क्या है, ये वन एंड ओनली गोवा बेस्ड फिनटेक कंपनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है। ये चीज थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। किसके अंतर्गत दिया गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया जाता है, तो उसी के अंतर्गत इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया, ठीक है। एक चीज ध्यान देना कि इनको फाइनल अप्रूवल मिला है, फाइनल अप्रूवल मिला है मतलब इसके पहले इनके पास इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले था और अब जाके इनको फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है बाय दी RBI। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है अभी SBI का अभी फाउंडेशन डे था, 70 फाउंडेशन डे 1 जुलाई 2025 में, ठीक है। तभी इन्होंने बोला है कि ये 4 मिलियन हाउसेस का जो सोलर पैनल है उसको इंस्टॉल करने वाला है 2026 और 2027 तक, ठीक है। ये मोस्टली फोकस रहेगा रूरल और सेमी अर्बन एरियाज पर, ठीक है। तो टोटल 4 लाख घरों को जो है ये पावर करने का काम करेंगी, मतलब 4 मिलियन जो है घरों को पावर करने का काम करेंगी। और इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंडिंग भी देख सकते हो 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है दी जाएंगी, जो कि हाईएस्ट है इन इंडिया। इंडिया में जो है ये हाईएस्ट है। और सपोर्ट किया जाएगा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, FPOs को, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेटिव्स को, ये सब कुछ जो है किया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो टोटल इसमें 610.8 करोड़ रुपए जो है खर्चा करने वाली है SBI, जो मोस्टली हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सब जगह पे रहने वाला है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या रहता है कि कोई भी बैंक है या कोई भी कंपनी है, अगर वो कुछ चीज़ डैमेज करती है तो उनको सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। तो उसके बदले SBI जो है 610 करोड़ रुपए, 610.8 करोड़ रुपए जो है देने का काम करने वाली है। कुछ इन्वायरमेंटल एक्शंस भी ले जाएंगे, जैसे कि 9 लाख प्लांट जो है कावेरी रिवर पे जो है प्लांट किए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, मैं आपको समझाने लगा है नहीं। अब चलते हैं हम लॉन्चेस के ऊपर। तो SBI ने जो है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंशियल सेंटर जो है कोलकाता और हैदराबाद में खोला है। कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल, हैदराबाद मतलब तेलंगाना, 2 लोकेशन में फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर खोला है। अब फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है उसका सर्विस देने का काम करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना आपको। दूसरा देखते हैं, इंडसइंड बैंक ने जो है इंडी फॉर बिजनेस लॉन्च किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर MSME, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि 60 प्लस मिलियन को जो है MSME को जो है एम्पावर करने का काम करने वाला है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट चलता है स्लाइस का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्लाइस ने जो है पहला इंडिया का UPI ब्रांच खोला, इसके साथ एक UPI क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रेडिट कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो पहला UPI ब्रांच लॉन्च किया है इसका आपको लोकेशन याद रखना है, कर्नाटका में है, कर्नाटका बेंगलुरु में, वो भी एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रखना है। कोरम मंगला जो लोकेशन है, यहाँ पे स्लाइस का ये ऑफिस बनने वाला है। अभी UPI बेस ब्रांच का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखो, अभी आपने देखा होगा कि आप अगर कैश निकालने जाओगे तब आपको UPI के थ्रू देख सकते हो, ये आंटी क्या कर रही है, UPI के थ्रू स्कैन कर रही है और पैसे निकाल रही है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, विड्रॉ हो गया, उसके साथ कैश अगर डिपॉजिट करना हो, चेकबुक प्रिंट कराना हो, चेकबुक का तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, चेकबुक तो होगा नहीं वैसे, कोई जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ जो है UPI के थ्रू ही हो पाएगा। क्या पता चेकबुक भी हो, इसके बारे में मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या पता चेकबुक भी प्रिंट कराने के लिए UPI यूज़ किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छा चेकबुक के लिए तो UPI की ज़रूरत पड़ती नहीं है ना, हाँ UPI की ज़रूरत पड़ती नहीं, चेकबुक तो ऐसे ही प्रिंट हो जाता है क्योंकि उधर बारकोड होता है, ठीक है। अगर बात करें विड्रॉ करना हो, कैश डिपॉजिट करना हो या डिफरेंट जो फैसिलिटी है वो सारा कुछ UPI के थ्रू होगा, जिसके से इंडिया का पहला UPI बेस्ड ब्रांच बना है, ठीक है। अगर बात करें स्लाइस की, तो स्लाइस अभी के टाइम पे यूनिवर्सल बैंक है, ठीक है। पहले के टाइम पे स्मॉल फाइनेंस बैंक था। यूनिवर्सल बैंक कब बना, जब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्वायर कर लिया अक्टूबर 2024 में। हाँ, ये देख सकते हो, UPI पेमेंट कर सकते हो, कैश विड्रॉ, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, डिजिटल ऑनबोर्ड, ये सारी चीज़ें लिखी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई दी है। नेक्स्ट चलते हैं केवी बैंक जो कि तमिलनाडु में है। इन्होंने पार्टनर किया है खशीमा जनरल इंश्योरेंस के साथ, और इन्होंने खशीमा किसान साथी लॉन्च किया। खशीमा किसान साथी के बारे में बात करें तो ये डुअल बेनिफिट इंश्योरेंस स्कीम देने का काम करेगा, जो कि फार्मर को एक साइड से रेगुलर
इंटरेस्ट, उसके साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी देगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूज़ है, बाकी इतना कुछ डीप में जाना नहीं। और रूरल और सेमी अर्बन में जो है इसको किया जाएगा। एलआईसी के बारे में बात करें तो एलआईसी ने 2 तरह के प्लान लॉन्च किए। एक है नवजीवन श्री जो कि प्लान 192 के अंदर आता है, और एक आता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप मंथली क्वार्टरली किसी भी जो है पैसे जमा कर सकते हो। यहाँ पे जो है सिंगल अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट जो है जमा करने के लिए बोला गया है। इसके साथ प्लान नंबर भी याद रखना, जो पहला प्लान नंबर है 192 के अंदर आता है, दूसरा प्लान नंबर 911 के अंदर आता है। ठीक है, तो दोनों प्लान पढ़ लेना। तो पहला जो प्लान है 912, इसके अंदर सेविंग और लाइफ कवरेज रहने वाला है, और इसके अंदर रेगुलर प्रीमियम की तरह रहेगा। और जो 911 जो प्लान है इसके अंदर एक टाइम पे पैसा रखना है, और इसके बाद जो है लाइफ टाइम इंश्योरेंस मिलने का काम होगा जब तक उसका मैच्योरिटी ना हो जाए। ये दोनों स्कीम के साथ जो है ना एक तरह से क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर स्कीम भी लिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल हेल्थ राइडर है वो आ सकते हैं, और जो बेस प्लान है उसके साथ ये एलिजिबल है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो कि आपको याद रखना है। पहली चीज़ कि जो 911 है या 912 है, दोनों का जो एंट्री एज है वो 30, मिनिमम एंट्री एज 30 डेज है। ठीक है, मतलब जो बच्चा है वो भी ले सकता है, और मैक्सिमम जो है 60 साल है। मैच्योरिटी जो है 18 साल से जो है 75 ईयर्स तक हो सकता है। तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये टेबल आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना। नेक्स्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूज़ पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में खोला है। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोला गया है। और ये फैसिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक, ये सारी चीज़ें मिलने वाली, बट ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। बस आपको याद रखना कि गोरखपुर में ये चीज़ खोली गई है, पहली यूनिवर्सिटी गोरखपुर में खोली गई है उत्तर प्रदेश में, और एक खोली किसने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट चलते हैं, मैं आरडीआई स्कीम के बारे में बात कर रहा था ना कि आरडीआई स्कीम के बारे में पढ़ाऊंगा, तो पढ़ लेते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने जो है आरडीआई स्कीम लॉन्च किया है, और ये इंडिया का पहला R&D प्राइवेट स्कीम होने वाला है, जिसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा गया है। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए के बारे में बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए नहीं है, वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको 99,771 करोड़ रुपए मिलने वाला है, बट 1 लाख करोड़ रुपए मान सकते हैं। तो ये जो फंडिंग देने वाला है ये ANRF न्यू दिल्ली के द्वारा दी जाएंगी, और इसके अंतर्गत जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो R&D है वो बढ़ पाए, उसके लिए ये पैसे दिए जाएंगे। मोस्टली जो डीप टेक रहता है उसको, डीप टेक का मतलब क्या हुआ, डीप टेक का मतलब हो गया AI, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसमें जो है ये फंडिंग करने वाली, उसका जो है R&D सेक्टर, जो प्राइवेट R&D सेक्टर है वो बढ़ पाए। अब फंड्स ऑफ फंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो है फंड्स ऑफ फंड्स होने वाला है, डीप टेक फंड्स ऑफ फंड्स होने वाला है। तो जो 1 लाख करोड़ रुपए है वो गवर्नमेंट सीधा स्टार्टअप्स को नहीं देगी। ठीक है, देख लेते हैं ये स्टार्टअप्स है, ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जो है सीधे स्टार्टअप को पैसा नहीं देगी, ये चीज़ ध्यान देना। गवर्नमेंट क्या करेंगी, गवर्नमेंट जो है पहले ये पैसा देंगी बैंक्स को। ठीक है, पहले ये पैसा दी जाएंगी बैंक्स को, या तो ANRF को दिए जाएंगी। उसके बाद इनका काम होगा वो पैसा VCs को देने के लिए। VCs कौन होगा, वेंचर कैपिटल्स। वेंचर कैपिटल्स कौन से होते हैं, ये अपने शार्क टैंक में जो 5 लोग देखे हैं ना आगे बैठे हुए, जो जज करते हैं वही होते हैं VCs, जो कि स्टार्टअप्स पे पैसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड ना देके फंड्स ऑफ फंड्स देते हुए जा रही है, मतलब एक दूसरे को फंड देखते हुए गवर्नमेंट आ रही है। उसके बाद जो है स्टार्टअप्स को बाद में पैसे मिलेंगे, जो 1 लाख करोड़ रुपए हैं वो। ठीक है, अलग अलग स्टार्टअप्स को जो है पैसे दिए जाएंगे, तो इसी को जो है फंड्स ऑफ फंड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक एंड विद डिसेबिलिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आती है। इन्होंने एक सुगम्या भारत ऐप लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत एक तरह का AI पावर्ड चैटबॉट होने वाला है, जो दिव्यांगजन और फिर जो एल्डरली पीपल होता है, एल्डरली सिटीजन पीपल होता है, उनको हेल्प करने वाला है। उनको रियल टाइम सपोर्ट दिया जाएंगे, उनको गवर्नमेंट के स्कीम्स, उसके साथ ही कैसे जो है सर्कुलर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें जो है एक ही ऐप के अंतर्गत रहने वाला है। ठीक है, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी के द्वारा जो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो है GeoI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है। ये क्या ऐप है, ये ऐप जो है डेवलप किया गया है बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। ठीक है, और ये ऐप जो जितने भी डेटा है गवर्नमेंट के, मान लेते हैं गवर्नमेंट के डेटा किस फॉर्म में रहते हैं, या तो टेबुलर फॉर्म में रहते हैं, या तो देख सकते होगे कि
या तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप देख सकते हो ग्राफ में जो है दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है, रिसर्चर है या नॉर्मल सिटीजन है, वो भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेटा है वो एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है वो सही से समझ सकेंगे। इसके अंतर्गत जियो आई स्टैट्स के अंतर्गत किया जाएगा, जियो ऐप के द्वारा आप समझ सकते हो। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है 5 गीगावाट पावर प्लांट जो है BESS प्लांट लॉन्च किया है। एक मिनट में सांस ले लूँ, बहुत मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सांस फूल गया, एक बार पानी पी लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट देना, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लूंगा मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। मैं स्पीड में पढ़ाना ज़रूरी भी है क्योंकि मुझे आपका टाइम ज़्यादा करना नहीं है और उस चक्कर में थकान हो जाती है, माफ़ करना। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है 5 गीगावाट पर आवर करके एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया गया है। अब ये सिस्टम होगा क्या, आपको पता होगा कि अब जो है सोलर पैनल जो है बहुत जगह लग चुका है। मैंने अभी रिसेंटली गुजरात का वीडियो देखा था जहाँ पे हर एक घर में सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल से क्या होता है कि आपका जो घर है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपका जो घर होगा वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी आएंगी। ठीक है, उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है वो जाती है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के बाद जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कहीं ना कहीं जमा भी तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जमा करने के लिए ये ऐसा बड़े बड़े जो है वेयरहाउस या तो बड़े बड़े जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जाता है, जो कि वेयरहाउस के अंतर्गत या तो जो इनका सिस्टम रहेगा उसके अंतर्गत रहेगा। और ये सिस्टम जो है जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी आएंगी उसको स्टोर किया जाएगा। इसका आपको एक्जैक्ट लोकेशन याद रखना है, बेंगलुरु में जो इसको बनाया जाएगा बाय लाइनेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। ये ध्यान देना। टोटल जो है 540 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे एज अ वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं जहाँ पे इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम लगता है आने में, 2 साल 3 साल 5 साल। इवन बात करें सोलर पैनल भी अगर आपने घर में लगा दिया तो आपको 3 से 5 साल लग जाएंगे प्रॉपर रिकवर करने में। तो इनिशियल कॉस्ट जो है कोई देना नहीं चाहता, वो प्राइवेट कंपनी नहीं देना चाहती, तो वो जो है कॉस्ट वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत कवर होती है। तो ये जो है आप देख सकते हो 5400 करोड़ रुपए जो है इसके द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है मॉडल रूल ऑफ फॉलिंग ऑफ ट्री इन एग्रीकल्चर लैंड लाया गया है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे अगर ट्री काटनी हो तो वो परमिशन आप ले सकते हो बाय NTMS पोर्टल के द्वारा, जो कि है नेशनल ट्यूबुलर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर जो भी प्लांटेशन है वो रजिस्टर्ड रहेंगे और उसके बाद परमिशन लेने के बाद जो भी प्लांट अगर काटना रहेगा तो आप काट सकते हो। सिंपल न्यूज़, कोई इसमें इतना कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर जो है तेलंगाना में बनाया है। टोटल इसके लिए 200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। काम क्या रहने वाला है कि जो टर्मरिक का जो एक्सपोर्ट है वो 1 बिलियन करने का 2030 तक। ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, जो भी चीज़ें हैं वो डिसाइड करने का काम जो है इस हेडक्वार्टर का रहने वाला है। इसके डिफरेंट अभी देखोगे तो क्या पता रीजनल ऑफिस भी बन जाए, बट इसका हेडक्वार्टर जो है अभी तेलंगाना में बनाया गया है। तेलंगाना को एज अ टर्मरिक सिटी भी बोला जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली निज़ामुद्दीन नहीं है, ये नाज़ामाबाद है। ठीक है, मुझे निज़ामुद्दीन लग रहा था दिल्ली का, तो इसे ध्यान देना। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है सक्षम 3000 लॉन्च किया। सक्षम 3000 एक तरह से स्विच कम राउटर है। ठीक है, इसके बारे में इसको जो डेवलप किया गया बाय सीड एक्ट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और इसका काम क्या रहने वाला है, ये स्विच और राउटर दोनों रहेगा, मतलब स्विच भी रहेगा एक साइड से, राउटर भी रहेगा। और इसके बारे में आपको पता होगा, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा स्विच क्या रहता है और राउटर क्या रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है सक्षम 3000 के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो इंडिया का ये हाई कैपेसिटी जो है स्विच टू राउटर है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये साइंस बेस्ड है और फिर एग्जाम में आपको कभी नहीं पूछेगा कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है बैंक में, तो उसको पढ़ने को मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है नेशनल वाइड टेस्टिंग फॉर रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट सिस्टम बनाया है। जैसे कि बंदा जो है देख सकते हो कितना तो परेशान है क्योंकि इसके अंदर अलर्ट सिस्टम आया गया है। अलर्ट सिस्टम आया गया कि मान सकते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो इरप्ट हो गया। वॉल्केनो तो हमारे इरप्ट होता नहीं है, जापान में है तो वॉल्केनो इरप्ट हो गया, सुनामी आ गई, फ्लडिंग होने वाली है, ऐसे अलर्ट जो है देने का काम होगा।
ये अलर्ट सिस्टम जो है डेवलप किया गया बाय सीडैक बेंगलुरु के द्वारा। और इसके बारे में इसके बारे में जो लॉन्च किया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि DTO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उसके साथ जो NDMA है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक सेल ब्रॉडकास्टिंग रहने वाला है जो कि रियल टाइम अलर्ट देगा सारे मोबाइल इन्फॉर्मेशन जितने मोबाइल फोन्स हैं उनको। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगी बारिश आती है, बारिश आने वाला होता है तो उससे पहले आपको कुछ नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो वैसे भी एक नोटिफिकेशन देने वाला है। उसके साथ एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जाएगा। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल क्या रहेगा उसको समझते हैं। ठीक है, CAP समझते हैं। तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या रहेगा कि कोई एक टेक्स्ट है, कोई एक ऑडियो है, कोई एक वीडियो है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई एक वीडियो है, मान लेते हैं कोई एक वीडियो है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा अलर्ट सिस्टम देना है हमें, अलर्ट प्रोवाइड करना है लोगों को, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट अलग से टेक्स्ट लिख रही है, गवर्नमेंट अलग से ऑडियो बना रही है, अरे अरे हमारे यहाँ पे तूफान आने वाला, भागो यहाँ से, या तो गवर्नमेंट अलग से वीडियो बना रही है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करेंगी कि जो CAP है ये यूज़ करेंगी, और CAP के अंतर्गत एक बार वो टेक्स्ट के थ्रू या कोड के थ्रू चीज़ें लिख देंगी, उसके बाद जो CAP है वही टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा। CAP के बारे में बात करें तो CAP जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का पार्ट है, इसके स्टैंड के अंतर्गत बनाया जाता है। तो ये जो है यूज़ किया जाएगा अंडर दिस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, नेशनल टेस्टिंग रियल टाइम अलर्ट सिस्टम के अंतर्गत CAP यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च किया फॉर माइन क्लोजर। अब माइन या कोल माइन जो रहते हैं वो क्लोज हो जाने के बाद उसके जो आसपास के लोग रहते हैं उनको भी इम्पैक्ट होता है उनका, क्योंकि जॉब क्रिएशन यहीं से होता है। इवन इनके हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, बट जॉब क्रिएशन ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड की जाएंगी अंडर रिक्लेम। रिक्लेम का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, रीप्रोमोसिंग एंगेजमेंट कम्युनिटी लिवलीहुड एसिड इंक्लूसिविटी माइन क्लोजर। तो ये फुल फॉर्म है, और कई पे जगह पे आपको ये इसका PIB में जो है अभी डिफरेंट फुल फॉर्म देकर रखा है, और वो फुल फॉर्म डेफिनेटली पुराना फुल फॉर्म है जो कि NGOs यूज़ करते थे, और अभी नया फुल फॉर्म ये ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को किसी बच्चे ने पूछा था कि ये फुल फॉर्म गलत है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ये फुल फॉर्म गलत नहीं है, सही है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, गवर्नमेंट इसको अपडेट कर देगी, थोड़े दिन में आपको मिल जाएगा। तो क्या करने वाली है कि जो इंक्लूसिव, उसके साथ सोशल, लोकली जो लोग रहते हैं उनको जो है एम्पावर किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट चलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन्होंने रेल वन ऐप लॉन्च किया, एक तरह सुपर ऐप है जिसके अंतर्गत जो RSTC है, RSTC के बारे में बताओ, जहाँ पे आप रेल टिकट बुक करते हो, उसके साथ ही जो RSTC का जो रिटायरिंग रूम है उसके लिए एक अलग ऐप होता है जो टूरिज्म का ऐप होता है। उसके साथ आप मान सकते हो कि अगर आपको सामान भेजना है, मालगाड़ी सामान भेजना है, तो उसका एक अलग ऐप है। तो 3 ऐप को अलग अलग ऐप को मिला के एक सुपर ऐप बना दिया गया। सुपर ऐप का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऐप्स हैं वो सबको अगर एक साथ लेके आ गए, जैसे जिसमें गाना मिल रहा हो, खाना मिल रहा हो स्विगी के थ्रू, कैब मिल रहा हो, सारी चीज़ें जो एक साथ मिल जाए तो उसको बोलते हैं सुपर ऐप। तो ये इंडियन रेलवे का सुपर ऐप है जिसके अंदर आप बुकिंग, उसके साथ रिटायरिंग रूम, टूरिज्म का, उसके साथ जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ रहती हैं जैसे कि लॉजिस्टिक हो गया, तो वो सारा कुछ एक साथ ही ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है हज इंडेक्स लॉन्च किया। हज इंडेक्स के अंतर्गत फार्मर जो है अपना जो भी प्राइस है, कॉटन का प्राइस, टर्मरिक का प्राइस और मेज का प्राइस, ये जो है लॉक कर सकता है बिफोर या तो पोस्ट हार्वेस्टिंग के पहले। ठीक है, पहले पैसा लॉक कर लेंगे, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि 700 क्विंटल करके जो है कॉटन बेचा जा रहा है पर क्विंटल। अगर किसी वजह से जो है कॉटन ख़राब हो गया बारिश की वजह से, या तो कॉटन बिक्री नहीं हो पाई डिमांड की वजह से, तो उस केस में उनको तब भी जो है पैसा मिलेंगे फार्मर्स को, क्योंकि उन्होंने हज इंडेक्स के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करके रखा होगा। इसको जो है बनाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पार्टनर करके नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी मार्केट एंड रिसर्च के द्वारा साथ मिलकर, जिसके से जो फाइनेंशियल लॉस होता है फार्मर्स को वो नहीं होगा। ठीक है, अब अदर्स में बढ़ते हैं। BSNL ने लॉन्च किया है क्वांटम 5G वायरलेस एक्सेस सर्विस, और इसको तेलंगाना हैदराबाद में जो है लॉन्च किया गया है, जो कि BSNL का एक मान सकते हो कि वायरलेस सर्विस रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि एक तरह से नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कूलिंग गाइडलाइन लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो भी कूलिंग सॉल्यूशन है इंडिकेट करने का काम करने वाला है, जिसके से जो ग्रीन हाउस गैस है वो कट हो पाए। ठीक है, तो ये UNEP की तरह लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है। वैसे एक UN का एक इनिशिएटिव है UN80 इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत
हाँ, यूएन का जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसको जो है रिफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसलिए आपको डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये से जो है हमारा प्रोग्राम वीडियो खत्म हो गया पार्ट 1, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बैंकिंग, नेशनल और फिर लॉन्चेस 1 घंटे के अंतर्गत पढ़ा दिया है, जिसमें जो चीज़ समझने लायक है वो मैंने आपको समझा दिया है। एक बार पीडीएफ में गो थ्रू कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये पीडीएफ आपको बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड करना है टेलीग्राम से। और बात करें बाकी चीज़ें जो है पेड है। ठीक है, मैं अभी सीधा सीधा क्लियर कर दूं, बाकी से पेड है। लेना चाहो तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, 169 कभी कभी ऑफर चल रहा होता है, या 199 में जो है 6 महीने का प्लान है, वो ले लेना। और आपको ये पीडीएफ माइंड मैपिंग या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, सो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सब्सक्राइब चैनल। इसके साथ ही आप आरबीआई के जो गाइडलाइन है वो भी पढ़ सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाए गए हैं, वो वीडियो फॉलो करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना है। सो वीडियो में रहता है, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी के लिए बाय।